हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घटनासार का यूपी स्पेशल कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो में। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी रिवीजन की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसे आप देखकर यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में एवं करंट अफेयर के वो सारे एग्ज़ाम जहाँ पे सवाल आते हैं आप सही कर सकते हैं। तो चलिए यूपी स्पेशल का कंटेंट हम आज शुरू करते हैं। आपके सामने इसे मैं जूम कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है, नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया आपको याद रखना है, नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास क्या है? जो मोबाइल के अंदर टेम्पर्ड ग्लास लगता है, उसी की निर्माण की इकाई नोएडा के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है, कहाँ पे हुआ है? नोएडा के अंदर हुआ है। टेम्पर्ड ग्लास निर्माण की इकाई है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। ठीक है, और 30 अगस्त 2025 में हुआ है। तो याद क्या क्या रखना है? नोएडा और श्री अश्विनी वैष्णव जी। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स जो घटक विनिर्माण नीति 2025 है, इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका नीति को मंजूरी कब मिली है? तो ये डेट आपको यहाँ पे याद रखना है, 2 सितंबर 2025 को। ठीक है, इसको मिली है। और कितने अनुमान है, कितने निवेश का अनुमान है? तो 50,000 करोड़ रुपए निवेश में आने का इसमें अनुमान है। इस नीति के कई चरणों में कार्यान्वित होने की अनुमान है। पहले चरण में 11 महंगे कंपोनेंट बनाने का प्रावधान इस पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, इनका प्रयोग टीवी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि में होगा। इसका एम क्या है? इन्हें ग्लोबल वैल्यू चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत यूपी में बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें से प्रमुख रूप से डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मिडिल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स, बैटरी सेल 1000 mAh तक के, उसके बाद पॉलीकार्बोनेट से चलने वाले कवर, इनक्लोजर इत्यादि यहाँ पे बनेगा। यह नीति अप्रैल 2025 से 6 वर्षों तक लागू रहेगी। ठीक है, एग्जाम में ये वाला पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट करना है। कितने वर्षों की स्कीम है? 6 वर्षों तक की। उसके बाद इसमें आप जो है स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ काम का नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025, यानी कि यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन जो पॉलिसी है 2025 की, उसको मंजूरी मिल गई है। कब हुई है? 2 सितंबर 2025 को ही हुआ है ये। ठीक है, नीति जो हमारी ये पॉलिसी है, इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक जो पंजीकृत एक्सपोर्टर है उनकी संख्या 50% तक बढ़ा की जाए और निर्यात को लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। ठीक है, 50% निर्यातकों की संख्या बढ़ानी है और 50% अरब डॉलर तक निर्यात को पहुंचाना है। इस मद में, मतलब इस जो एडवेंचर है, इसके अंदर 882 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रोत्साहन निर्यात को दिया जा सके। ठीक है, और यह नीति जो है, नई वाली नीति 2030 तक प्रभावी रहेगी। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के करीब 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जो देश के निर्यात का 5% है। इसे बढ़ाने के लिए ही इस निर्यात नीति की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बना औद्योगिक विकास का हब। तो उत्तर प्रदेश जो है औद्योगिक विकास का हब बना है। अभी हाल ही में ASI वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 27/2025 को जारी किया गया। इस बात की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने औद्योगिक नीतियों जो उत्तर प्रदेश की तेज़ी से उभरती औद्योगिक मानचित्र पर एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित कर रही है, इसकी तारीफ की है। ठीक है, इस रिपोर्ट में इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य की छवि से निकल करके औद्योगिक विकास इंजन बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद इस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार जो की वृद्धि दर जो है वो 5.92% रही है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है कि नया हब बना है और वृद्धि दर जो रही है रोजगार की वो 5.92, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है,
उसके बाद जो है, जो एग्ज़ाम में आएगा वो ये है, फैक्ट्रियों के मामले में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की ये स्थिति राज्य में जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको सुधार को दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे हैं, तो पहले नंबर पे तमिलनाडु पे, दूसरे में गुजरात, तीसरे पे महाराष्ट्र। आपको ये याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। चित्रकूट से वाराणसी तक बनने वाले 6 लेन हाई स्पीड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। तो तीर्थ नगरी से लेकर, चित्रकूट से लेकर के प्रयागराज होते हुए वाया भदोही वाराणसी तक बनने वाले 249 किलोमीटर का 6 लेन हाई स्पीड ग्रीन कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है, तो ये ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या है, एकदम एक नए सिरे से बनेगा, ऐसा नहीं कि जो पहले से बना था उसके ऊपर रिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। चित्रकूट से लेकर के वाराणसी तक 6 लेन हाई स्पीड है। ठीक है, और इस परियोजना को कितना पैसा दिया गया, तो 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा ये 3 धार्मिक स्थलों को कनेक्ट करेगा, चित्रकूट, प्रयागराज और वाराणसी से। ठीक है, और ये बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश को कनेक्टिविटी देगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का ये जो विकास क्षेत्र है वो 6 जिलों को शामिल करेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। इस कॉरिडोर में वाराणसी से भदोही और प्रयागराज होते हुए चित्रकूट तक जाया जाएगा। बुंदेलखंड या कानपुर से आने वाले यात्रियों को शहर में घुसने की आवश्यकता नहीं होगी, आउटर मार्ग से उन्हें लिंक रोड से वो जा सकेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है जो हमारा न्यूज़ है, जो देश में पहली बार बनारस में रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, तो इसमें बस ये एज अ वन लाइनर फॉर्म में आपको याद रखना है कि कहाँ पे देश में पहली बार रेल पटरियों के बीच में सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए, तो बनारस के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एज सच कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है। अगला है, मुख्यमंत्री ने सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप पेश किया है। तो ये कहाँ पे किया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 इसका नाम है। उसके बाद इसके अंदर जो आपको याद रखना है वो है यहाँ पे विकास प्रतिशत। अगले 5 वर्ष के विकास दर को 14-15 से बढ़ा करके 20% पर जाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि क्या लक्ष्य रखा गया है, और 2030 तक प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको 10 खरब डॉलर बनाने की बात भी किया गया है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। उसका बाद अगला, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वॉल प्रत्यारोपण सेंटर कहाँ पे है, तो कानपुर के जो LPS कार्डियोलॉजी संस्थान है वहाँ पे ये व्यवस्था की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कानपुर के अंदर ये हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जो एग्ज़ाम में सीधे पूछा जा सकता है, उसको मैं यहाँ मार्क करता हूँ। जैसे LPS कार्डियोलॉजी में वरिष्ठ रोगियों के हृदय में वॉल प्रतिस्थापन के लिए तावी यानी कि ट्रांस कैथलर एरोटिक वॉल इम्प्लीमेंटेशन की सुविधा स्टार्ट करना उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है, तो LPS कार्डियोलॉजी संस्थान जो है ये बन गया है। तो ये लाइन आपको बस ध्यान रखनी है। अब तावी के बिना किसी गहन आक्रामक प्रक्रिया के नया वॉल प्रत्यारोपित करके ओपन हार्ट सर्जरी से बचाता है। मतलब एक तरह की टेक्नोलॉजी है, इसका नाम तावी है, जो ओपन हार्ट सर्जरी से बचाता है लोगों को। ठीक है, और वॉल्व को ट्रांसप्लांट भी कर देता है। अब अगला है, काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय का कार्यक्रम किया गया है। 28 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब ये किसके तहत किया गया है, तो ये विनिमय कार्यक्रम मोदी जी की काशी तमिल समागम पहल का ही एक हिस्सा है, जो काशी वाराणसी तथा और तमिलनाडु के लोगों के बीच में घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के पर्पज से शुरू किया गया था। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये 17 अगस्त 2025 को गोरखपुर के खानिमपुर स्थान पे शुरू किया गया है। ठीक है, तो बस ये आपको ये ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश का पहला है। तो भारत का पहला ग्रीन प्लांट कहाँ था, तो गुजरात के कांडला बंदरगाह पे स्थित है, जिसका उद्देश्य था नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, अगला है चिनविंग अटल छात्रवृत्ति योजना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 19 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार एवं फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस UK के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत चिनविंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी UP राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई।
जिसके तहत हर 5 छात्रों को यूके के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मास्टर डिग्री करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। चिनविंग छात्रवृत्ति योजना कहाँ जाने के लिए है? तो यूके के लिए है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति अब 37,500 रुपये का कर्ज ले सकेगा। क्या है ये न्यूज़? उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति पर 37,500 का कर्ज है। तो अगस्त 2025 में राज्य वित्त आयोग, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार चालू वर्ष जो है 2025-26 में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर 37,500 रुपये का ऋण अभी है, ठीक है। तो ये चीज़ अमाउंट आपको ध्यान रखना कि इतने का यूपी के अंदर लगभग हर एक व्यक्ति के ऊपर एवरेज जो है कर्जा है, ठीक है। फिर अगला है, जलालाबाद का नाम बदल के अब परशुरामपुर कर दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित है जलालाबाद तहसील, उसका नाम बदल करके अब परशुरामपुर कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ की तहसील है? शाहजहांपुर की, और जलालाबाद नाम था, अब क्या हो गया? परशुरामपुर हो गया है, ठीक है। अगला है, लखनऊ अब शून्य अपशिष्ट शहर की श्रेणी में शामिल हो चुका है। लखनऊ शून्य अपशिष्ट शहर हो चुका है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएगा, कौन जल्दी ही शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त किया है? तो लखनऊ है वो। उसके बाद अगला है, भारत के पवित्र बौद्ध अवशेषों की 127 वर्ष बाद घर वापसी की गई। कहाँ से ये आए हैं? तो ये आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 127 वर्षों के पश्चात पवित्र पिपरवा अवशेषों की भारत में वापसी का स्वागत करते हुए देश में सांस्कृतिक विरासत के लिए इसको गौरवपूर्ण बताया गया है। अब इसको रखा कहाँ जाएगा? तो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में इसे प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के जो अवशेष हैं उनकी मृत्यु के बाद 9 स्तूपों में स्थापित किए गए थे। जैसे कहाँ कहाँ? बिहार के राजगीर में, वैशाली, वेथादीपा, पावा, नेपाल के कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और पिप्पलवन के अंदर। तो आपको यहाँ उत्तर प्रदेश का पिप्पलवन याद रखना है और कुशीनगर में, ठीक है। तो ये जो सभी अवशेष लाए गए 127 वर्ष बाद, कहाँ से लाए गए हैं? तो ये ब्रिटिश यानी यूके से लेके आए गए हैं, वहाँ पे म्यूज़ियम में इसको रखा गया था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार एवं बुनियादी ढांचे के लिए 23 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दिया गया। तो कहाँ कहाँ स्थापित होंगे, कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित होने हैं? तो पहला आपको याद रखना है आयुष विश्वविद्यालय, जिसका नाम होगा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विद्यालय गोरखपुर, ठीक है। इसी के तहत मेरठ के अंदर एक खेल विश्वविद्यालय जिसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी कई विद्यालयों की निर्माण के लिए बात की गई है। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 8 यूनिकॉर्न कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं। उसके बाद लखनऊ में एक महत्वाकांक्षी AICT परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। गाजियाबाद में WHO IRCH वर्कशॉप स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर स्थित जो होटल है फॉर्च्यून डिस्टिवर्स सेंटर में WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन के वर्कशॉप का आयोजन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ किया गया? गाजियाबाद के अंदर। कौन कौन से संस्थाएं थी? तो WHO ने इसके साथ सहयोग किया है, और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषध संयोजन आयोग ने भी इसमें समर्थन किया है। इस कार्यक्रम में विश्व भर से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें कई देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, जैसे भूटान, ब्रुनेई, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल और बहुत सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सीधे याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कहाँ हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 नए बीज पार्कों की स्थापना की गई, सीड पार्क की, जहाँ पे क्वालिटी वाले सीड प्रोवाइड किए जाने की व्यवस्था है। कहाँ कहाँ है ये बीज पार्क? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
तराई उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने की बात है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पे पहला बीच पार्क अटारी लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, उनका नाम याद रखना है और कहाँ होगा ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का जो लोकल या फिर रीजनल ऑफिस है वो दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय जो ऑफिस है वो आगरा के अंदर स्थापित किए जाने की बात की गई। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे होगा, आगरा के अंदर स्थापित होगा। अगला है, अलीगढ़ में देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 27 करोड़ रुपए इसको दिए हैं। जैसा कि अलीगढ़ शहर देश में तालों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे एक ताला संग्रहालय बनाए जाने के लिए ये बात शुरू की गई और अलीगढ़ का ये जो व्यवसाय है लगभग 200 वर्ष पुराना है। आइए आगे देखते हैं, आपके सामने है, लोमड़ी और सियार के आक्रमण को मानव वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी 2 के आधार पर राज्य का आपदा घोषित किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, किस राज्य ने इसको घोषित किया है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है, श्रेणी 2 का राज्य आपदा घोषित किया है। बस इसमें इतना याद रखना है आपको। अगला है, लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको ये ध्यान रखना है कि स्कूल एजुकेशन से और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को लकड़ी के कार्य, धातु कार्य, ऊर्जा प्रण इत्यादि बहुत सारे प्रोफेशनल चीज़ों को सिखाया जाएगा। ठीक है, पायलट चरण में 15 जिलों के 60 स्कूलों में लगभग 5,937 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है। इसी के तहत अन्य सहभागिता बढ़ाए जाने की बात भी की गई है। लर्निंग बाय डूइंग यूपी का एक स्पेशल कार्यक्रम है। इसके अलावा इसकी 3 पूर्ववर्ती योजनाओं में जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को एकीकृत किए जाने की भी बात है इसी के तहत। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सलखन जीवाश्म यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है। तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान रखना है कि सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ पे है, तो सोनभद्र के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बस इतना याद रखना है कि ये उसके बाद 21 जून 2024 को यूपी के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ के मध्य इसमें समझौते पर साइन किया गया था। तो ये जो जीवाश्म है उत्तर प्रदेश, जीवाश्म पार्क जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रॉबर्टगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित सलखन एक गांव में पड़ता है। आइए आगे चलते हैं, जो अगला काम का न्यूज़ है, एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बन सकता है इसके ऊपर, वो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो कुशीनगर के तमकुही राज तहसील में स्थित जो जंगल है पट्टी गांव, वहाँ प्रशिक्षण किया गया है। इसरो ने अपने रॉकेट को प्रशिक्षित किया है यहाँ पे। बस आगे देखते हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो 20 जून 2025 को आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, जो उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके बाद उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। और ये जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई लगभग 91.35 किलोमीटर है और ये लगभग 7,283 करोड़ की आर्थिक लागत से ये बना है। और ये एक्सप्रेसवे आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर जैसे जिलों को जोड़ता है और आर्थिक पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। अगला जो करंट है वो है, लखनऊ में प्रदेश का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क स्थापित किया जाएगा। तो आप बस ये लाइन ध्यान रखनी है क्योंकि इसमें और कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं। कहाँ पे प्रदेश का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क स्थापित किए जाने की बात की गई है, तो लखनऊ के अंदर चक गजरिया सिटी के 10 एकड़ भूमि में चिन्हित की गई इसके लिए। ठीक है, अगला जो है, लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस सिटी को अभी रिसेंटली ऐसे यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया, तो लखनऊ को किया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में देख लेते हैं कि जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ लिस्ट है या नेटवर्क है उसको कब स्थापित किया गया। तो यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था 2004 के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग द्वारा 23-24 के सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के हिसाब से सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और गाजियाबाद, ये 3 शीर्ष जिले हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है।